महिलाओं को मताधिकार की बात की गई, महिलाओं को मताधिकार, लेकिन क्या सभी महिलाओं को? गरीब लोग वोट नहीं डाल सकते थे। ये भी कैसा मताधिकार दिया गया? सीमित। सीमित मताधिकार समझ गए थे कल? एक छोटा सा शब्द लिखें, सीमित मताधिकार का अधिकार किसको था? जो व्यक्ति रिक्त स्थान देता हो। क्या देता हो बताए? मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला, सीमित मताधिकार का जो अधिकार था वह उस व्यक्ति को था, रिक्त स्थान, ठीक है, जो देता हो। क्या देता हो? टैक्स। ये हुई ना बात, ये हुई ना कमाल स्टूडेंट्स की तरह बात। ऐसे अब आप कल की क्लास नहीं करोगे तो कैसे समझते? इसीलिए हर रोज कक्षा को क्रम से करना जरूरी है। यहां पर महिलाओं को मताधिकार दिया गया, लेकिन सीमित का मतलब जो महिलाएं टैक्स देती थी, लिमिटेड वोटिंग राइट्स, इसको बोलते हैं हम लिमिट फ्रेंचाइज। लिमिटेड फ्रेंचाइज इसको कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे? वुमेन्स को लिमिटेड फ्रेंचाइज कब दिया गया? फर्स्ट टाइम क्या बोलेंगे? वुमेन्स राइट, वुमेन्स राइट टू वोट, राइट टू वोट होता है ना, वोट का अधिकार, राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1919। ठीक है, अब मैं पूछता हूं आपसे, देखो यहां भी याद रख लेना, क्या सारी महिलाओं को मत देने का अधिकार था? आप पूछूं, मैं पूछूं आपसे, 1919 के अधिनियम में सारी महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया, ये मेरा स्टेटमेंट ठीक है क्या? आप बोलेंगे नहीं भैया। यहाँ पे जितने भी मजदूर लोग थे उनको क्या मत देने का अधिकार मिल गया? नहीं भैया। दलित लोगों को मत देने का अधिकार मिला? नहीं भैया। अभी तक सभी लोगों को अधिकार नहीं मिले हैं। ठीक है, यानी कि 1951-52 के जब मैं चुनाव आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा 80 लाख महिलाओं को उस समय भी, आजाद भारत में भी मतदान का अधिकार नहीं मिल पाया था। वो कैसे था? तो सब लोगों को नहीं मिला, तो मुझे बताओ सबसे पहले जो मताधिकार दुनिया में किसने दिया है? ये बात नोट कर लेना दोस्त कहीं किनारे पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। विश्व में कभी पूछे, वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, तो विश्व में महिलाओं को 1893 में अधिकार मिला, और कभी नाम आएगा न्यूजीलैंड। लेकिन कभी कभी क्या करता है, ऑप्शन, एक बार सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया था तो न्यूजीलैंड ऑप्शन में ही नहीं था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिख करके दिया, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही न्यूजीलैंड आपका है। वहीं पर मैं पूछूं, अगर भारत में ये अधिकार कब मिला, तो भारत में याद रख लेना 1919 के एक्ट से। अगर पूछे किस अधिनियम से, तो 1919 का एक्ट, और पूछ ले किस वर्ष में, तो 1921, क्योंकि 1919 का जो अधिनियम है वो आपका लागू कब हुआ था? 1921 में। ओके, इस बात को याद रखना है। तो महिलाओं को अधिकार दिया गया यहां पर। अगली बात करेंगे, अगले बिंदु पर आएंगे। अगला बिंदु है लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन, यानी फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी मत बोलना, अभी वो लिखा होता है तो गलत लिखा होता। फॉर्मेशन ऑफ पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, तब तक इसका नाम क्या था? पब्लिक सर्विस कमीशन होता था। फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। देखो लोक सेवा आयोग का पहले समझो। सबसे पहले मुझे एक बात बताए, धीरे धीरे भारतीय क्या जो एग्जीक्यूटिव है उसमें शामिल होना शुरू हो गए थे। अब बात आई कि जो भारत के उच्च पद हैं, उच्च पद का मतलब जितने भी प्रशासनिक पद हैं जो प्रशासन चलाने के लिए हैं, तो इस्लिंगटन एक आयोग था, उसको लिखना यहां पर कहीं किनारे पे, हालांकि इसकी सिफारिशों को माना नहीं गया था। इस्लिंगटन कमीशन था एक, यूपीएससी का इतिहास थोड़ा सा जान रहे हैं। इस्लिंगटन जो कमीशन था 1917 में उसकी रिपोर्ट आई थी। अभी भी पूछे इस्लिंगटन कमीशन की रिपोर्ट कब आई? 1917 में। और ये इस्लिंगटन कमीशन क्या कहता है कि उच्च सरकारी जो पद हैं, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, उच्च सरकारी जो पद हैं, उन पर 25% इंडियन होने चाहिए, 25% भारतीय होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। ये इसकी रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट को नहीं माना गया। इसके बाद में दूसरी रिपोर्ट आती है, उसको भी नोट करें। वो दूसरी रिपोर्ट आई थी चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट। यूपीएससी के लिए क्या कहती है?
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आपका साथी रिपोर्ट आई, ये कब आई थी रिपोर्ट आपका, ये रिपोर्ट आई थी 1917 में। इन्होंने कहा कि 1/3 इंडियन होने चाहिए, 1/3 भारतीय होने की बात की गई, लेकिन इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन लोक सेवा आयोग के गठन में जो रिपोर्ट मान्य है वो कौन सी है, तो आप बोलेंगे ली आयोग की रिपोर्ट। इसकी रिपोर्ट ली आयोग की। तो यहां पर लोक सेवा आयोग के गठन के लिए ली आयोग की रिपोर्ट आई। ली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में आई थी ली आयोग की रिपोर्ट, जरा बताएं। 1924 में। क्या बोलेंगे, 1924 में। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि भारत का प्रशासन चलाने के लिए 40% भारतीय होने ही चाहिए, भारतीय, ठीक है। 40% ब्रिटिशियर्स होने चाहिए, प्रशासन चलाने के लिए 40% ब्रिटिशियर्स होने चाहिए, और 20% वैसे लोग होने चाहिए जो प्रांतों में कार्यरत हैं और प्रांतों से प्रमोट होकर के आए। प्रमोशन का मतलब समझते हैं, पद में उन्नति होना, प्रमोटेड फ्रॉम प्रोविंसेस। तो आपसे मैं कभी भी प्रश्न पूछूंगा, ली आयोग की रिपोर्ट में कितने प्रतिशत भारतीयों के होने की बात की गई थी, कितने परसेंट इंडियंस की बात की गई थी, आप बोलेंगे 40% इंडियंस की बात की गई थी ली आयोग की रिपोर्ट में, ठीक है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर फिर याद रख लेना 1 अक्टूबर 1926 को 1926 को पीएससी का गठन हो गया था। पीएससी समझ गए, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। इसका पीएससी अर्थात लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। अब आप बोलेंगे भैया इसको यूपीएससी हम क्यों नहीं कह रहे हैं। देखो ये बात आपको जाननी होगी। ये जो पीएससी आया 1926 में, कहीं किनारे पे लिख लेना, इसको एफपीएससी नाम कब दिया गया था, ये भी क्वेश्चन है। यानी कि फेडरल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको कहाँ, पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कब कहा गया था। अभी मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि फेडरल, जब हम संघीय अदालत भी जानेंगे तो आप जानेंगे बहुत सारे, फेडरल एग्जीक्यूटिव, फेडरल कोर्ट और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये किस एक्ट से, तो ये 1935 से इसका नाम हुआ था। लेकिन जब हम गणतंत्र हो गए थे तो यूपीएससी नाम जो हुआ है वो कब से हुआ है, यूपीएससी नाम हुआ है 1950 से, 26 जनवरी 1950। अभी ईयर याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो कभी नहीं बोलेंगे, क्या मैं बोलूँ 1926 में यूपीएससी, तो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, तो मैं आप कहेंगे आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी तब नाम ही नहीं है। अच्छा, अब ली आयोग की गठन हो गया 1926 को, पीएससी का गठन भी कर दिया गया, और आपका अब याद करने को आप यूपीएससी याद रखें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, अपराध नहीं है कोई। यहां पर जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे यूपीएससी के, तो पहले अध्यक्ष, आज अगर मैं आपसे पूछूं आज कौन अध्यक्ष हैं, रोज बारकर को पहला इसका चेयरमैन बनाया गया। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले यूपीएससी अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन थे, तो इंडिपेंडेंट इंडिया में आपका पीएससी के कौन थे, आपका एच के कृपलानी, एच के कृपलानी, एच के कृपलानी। बहुत बढ़िया भैया, प्रीति सूदन है वर्तमान में, प्रीति सूदन, बहुत बढ़िया, पहली महिला अध्यक्षा है वो यूपीएससी की, आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, पहली महिला अध्यक्ष बनी है या पहली अध्यक्षा बनी है। यहाँ तक की बात में दोस्त मेरे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया, कोई भी परेशानी नहीं है। लोक सेवा आयोग का गठन किससे किया गया है, तो 1919 के एक्ट से किया गया है। मैंने आपको एक बात बताई थी, भारत परिषद का वेतन कहाँ से जाता था, भारत परिषद का वेतन भैया भारत से जाता था, ठीक है। काम करती थी कहाँ बैठ के, इंडिया काउंसिल, ब्रिटेन में। लेकिन अब बोला गया कि जब भारत में बहुत विरोध हुआ, भैया तुम अपने फ़ायदे के लिए इसको बना रहे हो, हमारे यहाँ से सैलरी नहीं जाएगी, तो ब्रिटिश रेवेन्यू से उसको शुरू किया गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया कि जो सदस्यों की संख्या है वो घटा दी गई। भाई ये तो आप जानते हो कि पहले कितने सदस्य इसमें हो गए थे बढ़ाते बढ़ाते, तो जो सदस्य थे इसमें वो कर दिए गए 8 से 12। जब इनके खुद के खर्चों की बात आई तो जो 60 तक पहुंच गए थे उनको मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 कर दिया गया, ठीक है। 1909 में क्या बोला था मैंने आपसे कि उनके सदस्यों की संख्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोलेंगे भाई फटाफट से।
सर आप सीजीएल स्कैम के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? दोस्त मैं बोल चुका हूँ। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हर क्लास में हर कक्षा में खड़े होकर मैं सिर्फ उसी की बात करूँ, या मैं सेपरेट वीडियोज़ आपके लिए रोज़ उस पर लेके आऊँ। बात कर चुके हैं, एक सेपरेट वीडियो बनाकर भी, क्लासेस में भी मैंने। भारत परिषद के वेतन ब्रिटेन से लिए जाएंगे, सदस्य 8 होंगे और अधिकतम कितने होंगे? 12 होंगे। बात बोलेंगे क्लियर यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत? अगले बिंदु पर आए। भारत सचिव की सहायता के लिए इंडियन सेक्रेटरी कौन है इस टाइम पे? मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप विफल हो जाते तो आपके आंसू के सगे जो लोग हैं ना वो भी नहीं समझ सकते, आपको अकेले रोना होगा। तो वो स्थिति ना आए उसके लिए जरूरी है एकाग्रता। ओके। भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। हाई कमिश्नर की नियुक्ति, ये किसकी हेल्प करेगा? जो भारत में आपका यानी अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कमिश्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कमिश्नर टू हेल्प द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, देखो यहाँ पे दो टर्म समझना। हाई कमिश्नर आज के टाइम में हम किसको बोलते हैं? हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर उन लोगों को कहा जाता है, एसएससी कमिश्नर की स्पेलिंग भी पूछ लेता है, याद रख लेना। जो कमिश्नर होगा, सही लिखिए ना मैंने, यस और नो? हाई कमिश्नर, कभी भी कोई स्पेलिंग गलत हो तो भैया ठीक करा देना, मेरी अंग्रेजी उतनी मजबूत नहीं है, ठीक है? ठीक ठीक है, मतलब अच्छी नहीं है, बहुत खतरनाक नहीं है। हाई कमिश्नर कौन होते हैं? जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मतलब जो कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। उपनिवेश शब्द मैंने आज ही आपको समझाया, जब एक देश अन्य देश को कैप्चर कर लेता है, अन्य देश को कैप्चर कर ले। ओके। कहां पे होंगे ये? राष्ट्रमंडल देशों में। और राष्ट्रमंडल देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? राष्ट्रमंडल देश कौन से हैं? जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन या उसके उपनिवेश रहे हैं। तो आज 54 कंट्रीज हैं, यानी भारत का कोई भी व्यक्ति, आज बोलते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस, यूपीएससी के तहत एक पद होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी कि भारतीय विदेश सेवा में कोई भी व्यक्ति अगर तैनात होगा तो वो आईएफएस किसी अन्य देश में, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जाएगा तो उसको हाई कमिश्नर बोलेंगे। और राष्ट्रमंडल देशों के अलावा क्या बोलते हैं उसको? एम्बेसडर। एम्बेसडर बोलते हैं, अर्थात राजदूत। आप अक्सर सुनते होंगे भारतीय दूतावास में, ठीक है, अमेरिका में या किसी अन्य देश में बोले तो जैसे राजदूत शब्द आप बोलेंगे तो वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अन्य देश, ऐसे लिख लीजिए। अन्य देशों में एक आईएफएस अधिकारी को क्या कहा जाता है? राजदूत। लेकिन कॉमनवेल्थ में है तो हाई कमिश्नर कहा जाएगा। तो ये हाई कमिश्नर कहाँ से आया था? पोस्ट 1919 के एक्ट से आया था, और उसमें कहा था गया था ये किसकी हेल्प के लिए होगा? भारत सचिव की हेल्प के लिए होगा। 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ का, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना। वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई, ठीक है? यहां तो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कमिश्नर हुआ, यहां पे बोला गया ए स्टैच्यूटरी कमीशन will be formed after 10 years। कितने वर्षों के बाद में? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, 1919 का एक्ट है, तो कितने वर्षों बाद होनी चाहिए स्थापना, जरा मुझे बताएं। तो आप कहेंगे भैया ये जो वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई है, यानी कि ये होना चाहिए आपका कब? 1929 में। लेकिन इसका जो गठन हुआ वो 1927 में ही हो गया, क्योंकि भारत में स्थितियां बदल रही थी। 8 साल बाद ही कर दिया गया था, जिसको हम बोलते हैं साइमन कमीशन, अर्थात साइमन आयोग। साइमन आयोग का गठन, यानी साइमन आयोग के गठन की बात किस एक्ट में की गई थी? 1919 में। और साइमन आयोग का कार्य ही क्या था? 1919 का जो एक्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसकी जांच के लिए। 1919 के एक्ट की जांच। कभी भी आपसे पूछे साइमन कमीशन किस लिए भारत आया था, अभी तो साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन जब सुधारों की बात हो रही है, उससे 1919 के जो रिफॉर्म्स हैं, जिनको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हम कह रहे हैं, तो इनकी जांच होगी। तो ये जांच किसके लिए हो रही है? कि भाई भारतीयों के लिए जो व्यवस्थाएं करने